दोस्तों नमस्कार। उम्मीद कर रहा हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का आज हमारा 45वां एपिसोड है। लास्ट एपिसोड में हम फैराडे केस को समझ रहे थे और हमने देखा कि अगर कोई भी क्लोज्ड कंडक्टर है, अगर मैं उस क्लोज्ड कंडक्टर में बाहर से अगर कोई स्टैटिक चार्ज की वजह से फील्ड अप्लाई करूं, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अप्लाई करूं, तो उस कंडक्टर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसको हमने बाउंड्री कंडीशन से प्रूव किया था। अब हम उसको एक्सपेरिमेंट के तरीके से जरा समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले मैं आपको सेटअप समझा देता हूं, किस तरह का सेटअप है। उसके बाद इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं और उसके बाद हम कुछ और डिफरेंट सिचुएशन को भी एनालाइज करेंगे जहां पे हम फैराडे केस की हेल्प से चीजों को समझ सकते हो। जरा देखिए, यहां पे मेरे पास एक वैन डी ग्राफ जनरेटर है और आप सब लोग जानते हो कि वैन डी ग्राफ जनरेटर को जब मैं ऑन करूंगा तो इसके ऊपर चार्ज आएगा और चार्ज से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां पे सेटअप हो जाएंगी। अब उन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के सेटअप को देखने के लिए हमने यहाँ पे एक डिवाइस रखा हुआ है और इसके ऊपर नाइलॉन थ्रेड लगा रखे हैं सो दैट वो अपने आप को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में अलाइन करें। नाइलॉन थ्रेड जो है, तो यहाँ पे हमने कुछ नाइलॉन थ्रेड लगा रखे हैं। नीचे वाला जो सरफेस है वो कंडक्टिंग है और उसको हमने ग्राउंड किया हुआ है। ग्राउंड इसलिए किया हुआ है सो दैट ये पोटेंशियल इसका जीरो रहे और जीरो पोटेंशियल होने की वजह से यहाँ पे थोड़ी फील्ड लाइन स्ट्रॉन्ग होंगी। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइंस होंगी तो यहाँ पे नाइलॉन थ्रेड को आप बेहतर ऑब्जर्व कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए जरा इस एक्सपेरिमेंट को हम जरा परफॉर्म करते हैं और फिर फैराडे केस के असर को भी देखते हैं। तो मैं जरा पहले वैन डी ग्राफ जनरेटर को ऑन कर देता हूं। तो आप देख सकते हो जैसे मैंने इसको ऑन किया, जो नाइलॉन थ्रेड है वो अलाइन करने की तरफ जा रही है, अपने आप को अलाइन कर रही है। मैं थोड़ा सा इनको पुश दे देता हूं हल्का सा, क्योंकि कुछ लाइंस जो हैं वो नीचे वाले सरफेस के साथ भी अट्रैक्ट हो जाती हैं, क्योंकि कुछ चार्ज नीचे भी है ना। तो चलिए, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सेटअप हो रखी हैं और जो नाइलॉन थ्रेड को अलाइन कर रहे हैं, नाइलॉन थ्रेड अपने आप को फील्ड लाइंस की तरफ अलाइन कर रहे हैं। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं इस वैन डी ग्राफ जनरेटर को बंद करूंगा सो दैट इसके ऊपर जो चार्ज है वो इकट्ठा रहे, वो अक्यूमुलेटेड रहे, और उसके बाद इसको मैं एक केज के अंदर डालूंगा। ठीक है, जरा देखिएगा। तो मैंने इसको ऑफ कर दिया है। अब इसके सरफेस पे कुछ चार्ज आ गया, हालांकि वो चार्ज धीरे धीरे लीक कर रहा है। तो अब जरा देखिएगा, जैसे मैं इसके ऊपर ये केस बना देता हूं, इसको क्लोज कर देता हूं, जो नाइलॉन थ्रेड है वो नीचे गिर गए हैं। अब कोई यहां पे फील्ड लाइंस इसके अंदर नहीं है, बाहर होगी फील्ड लाइंस क्योंकि यहां पे कुछ स्टैटिक चार्ज है, हालांकि वो चार्ज धीरे धीरे लीक हो रहा है, बट यहां पे अंदर कोई फील्ड लाइंस नहीं है, अंदर नाइलॉन थ्रेड गिर गए हैं। अब जैसे मैं इसको वापस उठाऊंगा, आप देख सकते हो कुछ नाइलॉन थ्रेड वापस उठ रहे हैं, हालांकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइन ना होने की वजह से आपका ये इतने ज्यादा ऊपर नहीं उठ रहे हैं, बट स्टिल ऊपर उठ रहे हैं। इसका मतलब उठाते ही यहां पे फील्ड लाइंस है, बट जैसे मैं इसको केज के अंदर डाल रहा हूं कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं है। तो ये एक तरह से जो आपने थ्योरी में जो पढ़ा था उसी का आप इसका प्रूफ आप इसका देख सकते हो। ठीक है, अब कुछ और जगह पे इस इफेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं। दोस्तों, आप डेली लाइफ में मोबाइल यूज करते हो, आप टीवी इस्तेमाल करते हो और आप रेडियो भी इस्तेमाल करते ही होंगे। तो इन सब में हमें जो सिग्नल मिलता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में रिसीव होता है। अब अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात कर रहा हूं तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है और मैग्नेटिक फील्ड भी होती है, आगे चल के आप पढ़ोगे ये चीज। लेकिन वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को मिल रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर, वो इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ वेरी कर रही है, वो कांस्टेंट नहीं है। स्टैटिक चार्जेस के केस में क्या था, चार्ज हमारा एक जगह रुका हुआ था तो उसकी वजह से आपने कोई आर डिस्टेंस अवे पोटेंशियल निकाल लिया या इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। हाँ, अगर आप डिस्टेंस चेंज करोगे तो वेरी करेगी, मतलब स्पेस के साथ वेरी कर रही है, वो टाइम के साथ वेरी नहीं कर रही। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड होती है वो टाइम और स्पेस दोनों के साथ बदलती रहती हैं, और टाइम के साथ भी चेंज होती है और स्पेस के साथ भी चेंज होती है। तो अगर मैं सिग्नल की बात करूं, रेडियो सिग्नल या फिर आपका टीवी सिग्नल या मोबाइल सिग्नल, उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो आपकी ऑल्टरनेटिंग आप ले सकते हो, वो ऑल्टरनेट कर रही है, वो टाइम के साथ वेरी कर रही है, उसकी एक अपनी फ्रीक्वेंसी है। तो क्या वहां पे भी अपने को ये सेम इफेक्ट देखने को मिलेगा? जरा चेक करते हैं। तो उसके लिए मेरे पास सबसे पहले एक रेडियो है और इस रेडियो में एफएम और एएम दोनों ही सिग्नल अवेलेबल हैं। एएम हमारा 1000 किलोहर्ट्ज तक आप एएम ले सकते हो और एफएम जो जनरली हमारी जो रेंज होती है एफएम की वो 90 मेगाहर्ट्ज से, रफली बता रहा हूं मैं, अप टू 110 मेगाहर्ट्ज तक जनरली हम एफएम बैंड को यूज करते हैं।
तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मतलब मेगा हर्ट्ज तक हम यहाँ पे रिसीव करेगा, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल है उनमें मेगा हर्ट्ज तक के सिग्नल को रिसीव करेगा। अब क्या हम इसको आइसोलेट कर सकते हैं? क्या हम फैराडे केज से बाहर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या उससे हम इसको आइसोलेट कर सकते हैं? चलिए जरा चेक करते हैं। तो केज के लिए अगेन हम ये जाली वाला जो केज है इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको जरा ऑन कर रहा हूं और एक किसी भी चैनल पे, एफएम चैनल पे मैं इसको ट्यून इन कर रहा हूं। ठीक है, तो ये वीडियो बनाई देनी है। गाइस डोंट मिस। ये मैंने एक रेडियो सिग्नल एक चैनल पे ट्यून इन कर दिया है और मैं थोड़ा इसका वॉल्यूम बढ़ा रहा हूँ, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा इंटरफेरेंस होगा तो आप क्लियरली नहीं सुन पाओगे मेरे वाली ऑडियो को। तो मैं जरा इसका ऑडियो इंक्रीज कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे अपना रेडियो चल रहा है। ठीक है, अब जरा देखते हैं कि फैराडे केज काम करता है कि नहीं करता है। अब जरा देखिए, ये सिग्नल बंद हो गया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेगा हर्ट्ज तक की जो रेंज है, यहाँ पे करीबन 98.3 मेगा हर्ट्ज पे मैंने इसको ट्यून इन किया हुआ है, तो उस सिग्नल को ये ब्लॉक कर रहा है। आप क्लियरली इस चीज को ऑब्जर्व कर सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि मेगा हर्ट्ज तक की जो रेंज है वहां पे आपका ये जो केज है ये काम कर रहा है प्रॉपरली। तो चलिए अब एक स्टेप और आगे चलते हैं और अब हम जरा देखते हैं ब्लूटूथ को। ब्लूटूथ की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर काम करती है ब्लूटूथ भी, और वहां पे जो फ्रीक्वेंसी होती है वो करीबन 2.4 गीगाहर्ट्ज पे आ जाती है। जो कम्युनिकेशन होता है जैसे मोबाइल का और ब्लूटूथ का अगर आप देखोगे तो वहां पे जो कम्युनिकेशन है वो करीबन आपका गीगाहर्ट्ज में आपका काम करता है। तो चलिए अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं और ब्लूटूथ के केस को जरा ऑब्जर्व करके देखते हैं कि वहां पे ये केस काम करेगा कि नहीं करेगा। क्या हमारे स्पीकर को या मोबाइल को हम इस केस की हेल्प से आइसोलेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वहां से हम रोक सकते हैं क्या? बाहर से या अंदर से बाहर जाएं या बाहर से अंदर जो आने वाली फील्ड्स हैं उनको क्या हम रोक सकते हैं? तो उसको जरा ऑब्जर्व करते हैं। तो दोस्तों मैं रेडी हूं और यहाँ पे हमारे पास एक स्पीकर है और एक हमारे पास मतलब ब्लूटूथ के थ्रू हमने मोबाइल को कनेक्ट कर दिया है। अब मैं एक म्यूजिक को प्ले करूंगा यहाँ पे और चेक करेंगे कि ब्लूटूथ से कनेक्टेड है या नहीं है, और उसके बाद हम इसको केज में रखेंगे एंड देखते हैं कि फैराडे केज यहाँ पे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां से जो फील्ड लाइंस निकल रही हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यहां से जो ट्रांसमिट हो रही हैं उनको रोकने की कोशिश कर रहा हूं। एक ही बात है, अभी तक जो आप देख रहे थे बाहर से रिसीवर के पास रोक रहे थे आप लाइंस को, अब यहाँ पे ट्रांसमीटर है एक तरह से, आप ऐसे समझिए ये रिसीवर है। तो आप किसी को भी रख सकते हो अंदर, चाहे इसको रखो, अगर इसको अंदर रखते हो तो ये फिर बाहर नहीं आने देना चाहिए। अगर ये प्रॉपर केस की तरह काम कर रहा है फैराडे केस की तरह तो बाहर नहीं आने देना चाहिए, और अगर आप स्पीकर को अंदर रख रहे हो तो बाहर की जो फील्ड लाइंस है वो स्पीकर तक नहीं आनी चाहिए। आप दोनों तरह से इस चीज को देख सकते हो। तो चलिए जरा इसको पहले चेक करते हैं। तो मैं पहले इसको ऑन कर रहा हूं। ओके, तो आप क्लियरली सुन पा रहे हो कि ब्लूटूथ जो है वो प्रॉपरली काम कर रहा है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको जरा मैं केज में रखूंगा। यहां पे नहीं रुक रहा है, इसको मैं प्रेस भी कर रहा हूं सो दैट ये होल जो है साइड वाले ये कम से कम हो जाए, बट कोई असर नहीं हो रहा। इसका मतलब ये हुआ कि जो गीगाहर्ट्ज वाली जो फ्रीक्वेंसी रेंज है उनको ये वाला केस काम नहीं कर रहा। अब ये क्या दिक्कत है, अब क्यों नहीं काम कर रहा ये केस, जबकि रेडियो फ्रीक्वेंसीज पे काम कर रहा था, मेगाहर्ट्ज में जो थी वहां तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। असल में दिक्कत क्या रहती है दोस्तों, दिक्कत आपकी ये केस जो हमने लिया है इसमें जो ये जो होल बने हुए हैं ना, जो जाली लगी हुई है इसके ऊपर जो होल बने हुए हैं, ये दिक्कत खड़ी कर रहे हैं। जब भी आपको किसी भी कंडक्टर को फैराडे केज की तरह इस्तेमाल करना है तो आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि उसमें जो होल है उनका जो साइज है वो आपकी जो फ्रीक्वेंसी जिसको आपको ब्लॉक करना है, जिससे आपको आइसोलेट करना है ऑब्जेक्ट को, उसकी जो वेवलेंथ होगी उसका एटलीस्ट 1/10 से छोटे साइज का होल होना चाहिए उसके अंदर। अब यहां पे जो हमारे पास जो हमने गीगाहर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी ली है तो उसकी जो वेवलेंथ आएगी उसका 1/10 से छोटा होल होना चाहिए ये, लेकिन ऐसा नहीं है यहाँ पे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बहुत लार्ज है, वेवलेंथ बहुत छोटी हो जाएगी, उसका 1/10 करोगे तो बहुत ज्यादा छोटा नंबर आएगा, उससे छोटा होना चाहिए ये होल।
तो अगर मैं आइसोलेट करना चाह रहा हूं अपने स्पीकर को मोबाइल से या मोबाइल को स्पीकर से, तो उस केस में अपने को छोटा होल लेना पड़ेगा केस का। तो यहां पे मेरे पास एक और सिचुएशन है, आप देख सकते हो यहां पे मेरे पास क्या है, एक स्टील का डब्बा है और इसमें होल है ही नहीं, बस एक लेयर यहां पे है, थोड़ा बहुत यहां पे लीकेज हो सकता है, अदरवाइज इसमें कोई होल नहीं है। तो चेक करते हैं कि इस केस में क्या हम ब्लूटूथ को रोक सकते हैं क्या, ठीक है, क्या इसको अगेन केस का अब ये काम करेगा कि नहीं करेगा। तो उसके लिए सबसे पहले मैं जरा इसको यहां पे रख देता हूं और पहले इसको ओपन फॉर्म में आपको प्ले करके दिखाता हूं, ठीक है। तो आप यहां पे क्लियरली देख सकते हो ब्लूटूथ वर्क कर रही है, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर केस लगा रहा हूं, अब मैंने इसको ढक दिया है और जैसे मैंने इसको बंद किया है ब्लूटूथ ने काम करना बंद कर दिया है, ठीक है। इसका मतलब ये एक प्रॉपर फैराडे केस की तरह काम कर रहा है, ठीक है, क्योंकि यहां पे कोई होल नहीं है, तो ये ऑलमोस्ट हर फ्रीक्वेंसी को ये आइसोलेट कर देगा। हालांकि थोड़ा बहुत यहां पे होल है इसके एजेस के ऊपर, तो अगर मैं उसको भी प्रेस करके थोड़ा सा बंद कर दूं प्रॉपर्ली, तो इसका मतलब हर फ्रीक्वेंसी को यहां पे हम ऑलमोस्ट ब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे मैं इसको खोलने की कोशिश कर रहा हूं, धीरे धीरे कनेक्ट होने की कोशिश कर रही है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है ये आपको समझ आया कि कैसे हम इस जगह पे भी फैराडे केस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी में मैं आपको एक और सिचुएशन को समझाने की कोशिश करता हूं। जरा देखिए, ये जो मोबाइल है, जब दूसरे मोबाइल से हम कम्युनिकेट करते हैं तो हमारी जो कम्युनिकेशन की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो भी अगेन ऑलमोस्ट गीगाहर्ट्ज में ही होती है। 40 गीगाहर्ट्ज तक हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपका नेटवर्क होता है ना, एयरटेल, जियो वगैरह, ये जो भी है आपके, ये सब आपकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है गीगाहर्ट्ज में आ जाती हैं। तो इसका मतलब अगेन उनको भी ये ब्लॉक नहीं कर पाएगा। उसके लिए हमें फिर से ऐसे शेप का, ऐसे केस का इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसमें होल जो है वो बिल्कुल ही ना हो, तभी आप उसको आइसोलेट कर पाओगे, ठीक है। तो इसके लिए मैं जरा आपको अगेन एक एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहा हूं, उसको भी जरा आप देखिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम मोबाइल कम्युनिकेशन की फ्रीक्वेंसी को चेक करते हैं, उस सिग्नल को जरा देखते हैं कि उसके लिए क्या ये फैराडे केस प्रॉपर्ली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको रोक पाता है कि नहीं रोक पाता है। तो उसके लिए मैं चाहूँगा सुनील जी एक बार आएँ और अपना मोबाइल को लेके आएँ, ठीक है। तो ज़रा देखिए, सुनील जी के पास अपना एक मोबाइल है और मैं सुनील जी के नंबर पे कॉल करूँगा। तो पहले हम ज़रा इसको ओपन रखते हैं। तो सुनील जी इसमें ज़रा अपना मोबाइल रखिएगा और स्पीकर ऑन रखिएगा सो दैट हम सुन सकें। तो देखते हैं कि कॉल रिसीव होती है कि नहीं होती है। जब ये ओपन फॉर्म में है, तो ओपन में तो आप सब लोग जानते हो कि वो रिसीव होगा। तो ओके, तो कॉल रिसीव हो रही है सुनील जी के पास, ठीक है। अब मैं एक काम कर रहा हूं, मैं इसको बंद करूंगा और फिर से कॉल रिसीव करेंगे। लेकिन इस बार हम एक और चीज़ करने जा रहे हैं। हमने यहाँ पे एक सिग्नल स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए हमने एक ऐप के थ्रू हम सिग्नल की स्ट्रेंथ को भी देखेंगे कि जब इसके ऊपर केज लगाएंगे तो सिग्नल की स्ट्रेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। और मैं चाहूँगा सुनील जी इसकी स्क्रीन रिकॉर्ड भी करना स्टार्ट करें सो दैट हम इसको प्रॉपरली हम ऑब्जर्व कर सकें, इसकी स्क्रीन को भी चेक कर सकें कि कैसे सिग्नल की स्ट्रेंथ जो है वो कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है। तो सुनील जी फिलहाल ये 4G पे है ना, तो आप इसकी स्क्रीन की रिकॉर्डिंग को स्टार्ट कर दीजिए। ओके, हो गया। तो अब जरा इसको इसमें प्लेस करें। फिलहाल जो सिग्नल स्ट्रेंथ है वो आई थिंक गुड से थोड़ी सी कम है, मतलब थोड़ी सी स्ट्रेंथ कम है यहाँ पे, बट एनीवे चलिए अब जरा मैं चाहूँगा कि इसको मैं बंद कर दूँ, ठीक है। और अब दोबारा से सुनील जी को कॉल करते हैं, ठीक है। तो मैं अपने नंबर से कॉल कर रहा हूं सुनील जी को। अब यहाँ पे कॉल लेकिन रिसीव नहीं हो रहा, मतलब कॉल जा नहीं रहा है। डायल किया गया नंबर अजय व्यस्त है या इस समय पहुंचते बाहर है, कृपा करके बाद कोशिश करो। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है। तो अब ये कॉल रिसीव नहीं होगा। वो इसलिए रिसीव नहीं हो रहा बिकॉज ये केस के अंदर चला गया है और यहाँ पे केस प्रॉपरली काम कर रहा है। अब जरा मैं आपको हमने जो हमने यहाँ पे इसकी स्क्रीन रिकॉर्ड की है उसको भी आप यहाँ पे देख सकते हो। फिलहाल बिल्कुल लो पे ये दिखा रहा है, ठीक है, फिलहाल बिल्कुल लो पे है। अब जैसे हमने इसको निकाला वापस ये गुड पे चला गया है, ठीक है। तो इसको आप साथ साथ देख भी रहे होंगे, हमने स्क्रीन पे उसको पैरेलल साथ साथ हमने इसको लगाया भी है सो दैट आप चेक कर सको कि कैसे जो सिग्नल की जो स्ट्रेंथ है वो पुअर हुई है, ठीक है। तो थैंक यू सुनील जी। तो दोस्तों आपने यहाँ पे फैराडे केस को देखा और
हमने देखा कि डिफरेंट सिचुएशन में कैसे फैराडे केस काम करता है। अब हम एक और इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट को जरा देखते हैं। आपने रेडियो वाला केस को देखा कि रेडियो के केस में ये आपका एक प्रॉपर केस का काम करता है, ठीक है। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम इसके अंदर थोड़ा सा एक होल करने जा रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा होल कर दिया है और मैं एंटीना को इसके थ्रू बाहर निकालने जा रहा हूं। देखते हैं जब एंटीना बाहर होता है तो क्या ये रोक पाएगा, क्योंकि एक्चुअल में जो सिग्नल रिसीव करता है वो तो एंटीना रिसीव कर रहा है ना। तो अब जरा देखिएगा, यहां पे एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट आपको मैं यहां पे दिखा रहा हूं। तो चलिए सबसे पहले मैं जरा इसको ऑन करता हूं अपना प्लॉट और पाओ शानदार ग्रीन एंट्रेंस। और ये फिलहाल एक सिग्नल एक चैनल पे हमने इसको ट्यून इन किया हुआ है, ठीक है। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं इसका जो एंटीना है, इसके एंटीना को मैं एक वायर से कनेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे मैंने एक तरह से वायर जो है ये अब एक नया एंटीना का काम कर रहा है। अब ये जो वायर है ये एंटीना का काम कर रहा है और मैं जरा इसको जरा ऑन, इसकी वॉल्यूम को इंक्रीज करता हूं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सिग्नल जो है प्रॉपर काम कर रहा है और रेडियो जो है उसको रिसीव कर रहा है सिग्नल को, ठीक है। और ये जो वायर है ये एंटीना का काम कर रहा है। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं एक बार इसको बंद करता हूँ, थोड़ा ऑडियो को कम कर देता हूँ। अब मैं जरा इस वायर को इसके थ्रू पास करवा रहा हूँ, ठीक है। इसके थ्रू मैंने पास करवाया। अब एक तरह से एंटीना मेरा बाहर आ गया है, ठीक है। एंटीना मेरा बाहर आ गया है और अब मैं जरा इसके वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहा हूं। तो अब देखो ये प्रॉपर काम कर रहा है, ठीक है। अब मैं इसको जाली को बंद करने जा रहा हूं। आप देख पा रहे होंगे ये प्रॉपर काम कर रहा है, सिग्नल रिसीव हो रहा है। और जैसे मैंने इसको बंद किया अभी भी सिग्नल रिसीव हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरा एंटीना बाहर है, एंटीना को बाहर रखते हुए अगर मान लीजिए आप इसको अंदर रख रहे हो तो उस केस में फैराडे केस काम नहीं करेगा, क्योंकि एंटीना तो बाहर है ना, रिसीवर आपका बाहर है। आई होप आपको क्लियर हुआ, ठीक है। तो अगर आपको ये आइसोलेट करना है तो आपको इसका एंटीना भी इसके अंदर ही करना पड़ेगा। जरा देखिएगा, Especially their jean shop, which has a wide denim section. I've been eyeing those new flying machine jeans. अगर मैं एंटीना यहीं पे रख दूं और इसके ऊपर अगर मैं केज लगाऊं, अब नहीं रिसीव करेगा ये। इसीलिए हमारी जो गाड़ियां होती हैं उन गाड़ियों में एंटीना बाहर दिया जाता है, क्योंकि गाड़ियां भी एक लोहे का केज बन जाती हैं। तो वहां पे सिग्नल की स्ट्रेंथ आपकी प्रॉपर रहे, एंटीना को बाहर लगाया जाता है। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हमारा फैराडे केस का जो एक्सपेरिमेंट है वो खत्म होता है। एंड मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन गई है फैराडे केस की। अब वापस बोर्ड पे चलते हैं एंड कुछ और नई चीज़ों को समझते हैं। तो दोस्तों, आपने एक्सपेरिमेंट देखा, अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं और बाउंड्री कंडीशंस को लेके एक और मैं आपको जानकारी देना चाह रहा हूं, तो उसको भी एक बार ज़रा समझ लेते हैं और उसके बाद हम कुछ और क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। ज़रा देखिए, हमने देखा कि अगर हमारे पास कोई इंटरफेस है, जैसे कि मान लीजिए मीडियम 1 है और ये आपका मीडियम 2 है, तो हम जानते हैं कि टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल रिमेन सेम। इलेक्ट्रिक फील्ड का टेंजेंशियल कंपोनेंट दोनों मीडियम में सेम रहेगा। दूसरा, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ डी विल रिमेन सेम इफ देयर इज नो फ्री चार्ज डेंसिटी। अगर सरफेस के ऊपर, इंटरफेस के ऊपर कोई चार्ज डेंसिटी नहीं है तो नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ डी भी सेम रहेगा। ये हम ऑलरेडी जानते हैं। अब जरा सोचिए, ये मेरा इंटरफेस है मान लीजिए, और ये इंटरफेस z = 0 पे है xy प्लेन में। अब इसके परपेंडिकुलर अगर मैं डायरेक्शन दिखाऊं तो आप ये कह सकते हो कि ये जो है, ये जो प्लेन है, ये प्लेन आपकी एक तरह से परपेंडिकुलर हो जाएगी इस इंटरफेस के, इस इंटरफेस के परपेंडिकुलर आएगी। सही बात है भाई। अब जरा देखिए,
अगर मैं बोलूं कि मीडियम 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ से ऐसे आ रही है, जरा देखिएगा, मीडियम 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह आ रही है E1, और ये कुछ एंगल बना रही है, कुछ थीटा I। तो अब मीडियम 2 में जो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी वो एट सम डिफरेंट एंगल होगी E2, और ये जो एंगल बनेगा इसको मैं थीटा 1 बोल देता हूं, चलो, और इधर मैं थीटा 2 बोल देता हूं नॉर्मल के साथ, ठीक है। तो अब यहां से हम एक इंटरेस्टिंग रिलेशन बना सकते हैं, जरा देखिए कैसे। ये वाला जो कंपोनेंट होगा इस E1 का, E1 के दो कंपोनेंट होंगे भाई, एक कंपोनेंट आपका इधर होगा और एक कंपोनेंट आपका इधर होगा। तो ये जो कंपोनेंट होगा ये बनेगा E1, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा आ जाएगा, तो E1 साइन थीटा 1, और ये जो बनेगा ये बनेगा E1 कोस थीटा 1, सही है जी। E1 इसका मैग्नीट्यूड है। सिमिलरली यहाँ पे देखो ये E2 इस तरफ है, तो इस E2 के भी दो कंपोनेंट आएंगे, एक इस तरफ और एक इस तरफ। जो ऊपर वाला ये थीटा 2 है तो ये भी थीटा 2 रहेगा, तो ये बनेगा E2 कोस थीटा 2, और यहां पे जो बनेगा वो बनेगा E2 साइन थीटा 2। हमने इसको कंपोनेंट में ब्रेक कर लिया भाई ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट इधर दिखा दिए, यहां पे भी दो कंपोनेंट दिखा दिए। अब सुनिए, यहां से मैं ये कह सकता हूं, अच्छा एक चीज और ध्यान देना, इसमें मैग्नीट्यूड है ये E1, ठीक है, E1 एंड E2 जो है ये हमारे मैग्नीट्यूड है। अब यहां से मैं कह सकता हूं कि E1 साइन थीटा 1 जो बनेगा दैट मस्ट बी इक्वल टू E2 साइन थीटा 2, ये बराबर होगा भाई, ठीक है। E1 साइन थीटा 1 जो होगा वो E2 साइन थीटा 2 के बराबर होगा। दूसरी बात, क्योंकि ये टेंजेंशियल कंपोनेंट है ना, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूं। अगर आप नॉर्मल कंपोनेंट की बात करोगे तो नॉर्मल कंपोनेंट जो है वो D का सेम होता है, E का नहीं होता। तो यहां से मैं D निकाल सकता हूं, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ D निकाल देता हूं। मीडियम 1 में जो एप्सिलॉन 1 बनेगा वो बनेगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1, और मीडियम 2 में जो एप्सिलॉन 2 बनेगा वो बनेगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R2। तो यहां से आप ये कह सकते हो कि यहां से जो D1n निकलेगा वो निकलेगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1 इंटू E1 कोस थीटा 1, और ये बराबर होगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R2 E2 कोस थीटा 2 के बराबर। ये D का नॉर्मल कंपोनेंट हो गया, मैं ऐसे लिख सकता हूं। अब यहां से एप्सिलॉन नॉट तो खैर मेरा कट जाएगा, ठीक है, तो यहां से E1 कोस थीटा 1 आ जाएगा मेरे पास, इट कम्स आउट टू बी एप्सिलॉन R2 अपॉन एप्सिलॉन R1 E2 कोस थीटा 2। इस तरह से आप इसको लिख सकते हो दोस्तों, E1 कोस थीटा 1 को, और E1 साइन थीटा 1 मेरा ये है। तो अगर मैं ये बोलूं कि ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 बन गई है और ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 बन गई है, तो अगर मैं स्क्वायरिंग एडिंग कर दूं तो क्या बनेगा, तो बनेगा E1 स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यही तो आएगा भाई, इज इक्वल टू E2 साइन थीटा 2, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एप्सिलॉन R2 अपॉन एप्सिलॉन R1 E2 कोस थीटा 2, और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, सही है भाई। और यहां से जो E1 निकलेगा वो क्या होगा, वो आपका 1/2 यहां पे आ जाएगा, इसका मतलब रूट हो जाएगा। तो यहां पे ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिलेशन आ गई, इसको आप बेशक याद ना करो बट आप इस कंसेप्ट को थोड़ा सा समझ लो। ये रिलेशन क्या कहती है, ये रिलेशन कहती है कि अगर हमें मीडियम 2 में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पता है और मीडियम 1 और मीडियम 2 का, और ये जो एंगल है ये भी पता है E2 का नॉर्मल के साथ, और इनकी परमिटिविटी पता है, तो हम यहां से E1 का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। सिमिलरली आप इसको E2 के टर्म्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ये ऊपर वाली जो रिलेशन है ना, जैसे E2 sin थीटा 2 यहां पे था, यहां से E2 cos थीटा 2 निकाल लो और फिर स्क्वायरिंग एडिंग करके यहां पे E2 कर लो, E2 की वैल्यू E1 की टर्म्स में आ जाएगी। फिर ऐसा आप निकाल सकते हो, जैसे कि मैं अगर करके दिखाऊं तो पहली क्वेश्चन तो यही है, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेता हूं, जरा देखिए कैसे। यहां से अगर मैं E2 cos थीटा 2 लिखूंगा तो E2 cos थीटा 2 विल बी इक्वल टू, जरा बताओ E2 cos थीटा 2 क्या निकल के आएगा, इसको आप इधर ले जाओ तो बनेगा एप्सिलॉन R1 अपॉन एप्सिलॉन R2, ठीक है, E1 cos थीटा 1, ये आ जाएगा भाई। E2 cos थीटा 2 ये आ गया, E2 sin थीटा 2 मेरा ये है। तो अगर मैं स्क्वायरिंग एडिंग करूंगा तो ये बन जाएगा E2 का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो ये बन जाएगा E1 sin थीटा 1, इसका स्क्वायर हो गया, प्लस एप्सिलॉन R1 अपॉन एप्सिलॉन R2 E1 cos थीटा 1, इसका स्क्वायर हो गया, सही है जी।
और ये जो स्क्वायर है ये यहां से हट के और आपका 1/2 में आ जाएगा, मतलब रूट बन जाएगा इसका। ये आपके पास E2 का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो ये प्योरली E1 पे और एप्सिलॉन R1 R2 पे डिपेंड कर रहा है और θ1 पे डिपेंड कर रहा है, ये वाले एंगल पे। तो ये बड़ी कमाल की रिलेशन होती है जब आपको मैग्नीट्यूड निकालना होता है, क्योंकि मैग्नीट्यूड में बड़ी हेल्प करेगा ये। ठीक है, एक स्टेप और आगे चलते हैं। और इसमें अगर मैं एक और इंटरेस्टिंग चीज बताऊं तो यहां पे अगर मैं रेशियो ले लूं इसका दिस अपॉन दिस, तो जरा देखते हैं क्या मिलता है। तो अपने को मिलेगा tan θ1 इज इक्वल टू, यहां से अगर आप देखोगे तो tan θ1 इज इक्वल टू E2 से E2 कट जाएगा और ये बनेगा, माफ कीजिएगा, tan θ1 नहीं आएगा, यहां पे 1/ε R1 भी तो आएगा ना भाई, एक बार देखो, sin θ1 अपन cos θ1 और 1/ε R1, ये भी चीज आएगी ना। तो बराबर के इधर क्या बनेगा बताओ जरा, E2 से E2 कट गया और यहां पे आ जाएगा tan θ2 और एप्सिलॉन R2 यहां पे आ गया। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से मैं लिख सकता हूं tan θ1 अपॉन tan θ2 इज इक्वल टू एप्सिलॉन R1 अपॉन एप्सिलॉन R2। अब ये रिलेशन भी बड़ी इंटरेस्टिंग रिलेशन है भाई, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस रिलेशन को। तो इस रिलेशन में आप θ1 θ2 को रिलेट कर सकते हो एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन R2 से। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बढ़िया रिलेशन है, बहुत इंटरेस्टिंग रिलेशन है जो हमें प्रॉब्लम्स को सोल्व करने में हेल्प करती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो भी हमने यहाँ पे कैलकुलेशन की है ना, ये सारी कैलकुलेशन मैग्नीट्यूड बेस्ड है। ठीक है, ये सारी मैग्नीट्यूड बेस्ड है, इसमें डायरेक्शन को हमने नहीं देखा है। दूसरी बात, जो भी आप ये बाउंड्री कंडीशंस लगा रहे हो ना, ध्यान रखिएगा इसमें आप E1 और जो E2 ले रहे हो ये बाउंड्री से जस्ट नीचे और जस्ट ऊपर ले रहे हो। आप ऊपर वाले रीजन में और नीचे वाले रीजन में नहीं ले रहे हो, मतलब पूरे रीजन की बात आप नहीं कर रहे हो। पॉइंट को समझिए मैं क्या बोल रहा हूं, आप केवल बाउंड्री के इधर और इधर की बात कर रहे हो, जस्ट ऊपर और नीचे की बात कर रहे हो। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, जरा देखिए ये पॉइंट मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूं इसमें क्या गहराई छुपी है। जरा देखिए मैं इसको रब कर रहा हूं भाई इस पॉइंट को। ठीक है, तो आई होप ये समझ आ गया होगा आपको। इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस हम लोग सोल्व करेंगे अब। ठीक है, जरा देखिए मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। सोचिए अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन दे दूं और क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरह का है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड अगर दे दी जाए, एक मिनट, अब एक क्वेश्चन मेरे पास है, मैं जरा इसकी इंक को थोड़ा सा, हाँ जी, तो जरा देखिए E1 की वैल्यू अगर आपको दे दी जाए, दो मीडियम है भाई, ये Z = 0 पे कोई मीडियम है, मतलब इंटरफेस है, और मीडियम 1 में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो आपको दे रखी है 2xi कैप प्लस 2yj कैप प्लस 2z - 3k कैप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है। तो सबसे पहले तो आपको ये चेक करना होगा कि ये स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैट वाली जो फील्ड है, कोई स्टैटिक चार्ज की वजह से जो फील्ड आती है ये वो है कि नहीं है। और वो कैसे चेक करोगे, कर्ल ऑफ E मेरा क्या होना चाहिए, 0। अगर कर्ल ऑफ E जो है अगर वो मेरा 0 आ जाए, कर्ल ऑफ E 0 आ जाए, तो हम बोलेंगे कि भाई ठीक है, फिर इसके ऊपर बाउंड्री कंडीशंस लग जाएंगी, अदरवाइज बाउंड्री कंडीशन नहीं लगा सकते हो आप। ठीक है, ध्यान रखिए ऐसे रैंडम फील्ड में नहीं लगा पाओगे, क्योंकि आपको याद होगा जो टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बोला था कि बाउंड्री के इधर और जस्ट इधर सेम आएगा, वो तभी आप कह सकते हो जब क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ E 0 हो जाए, क्योंकि उसी से वो डिराइव हुआ था। इसका मतलब कर्ल ऑफ E क्या होना चाहिए, मेरा 0 होना चाहिए। अब जरा पहले इसका कर्ल चेक कर लेते हैं कि वो 0 है कि नहीं है। तो उसके लिए I कैप, J कैप, K कैप, डेल बाई डेल x, डेल बाई डेल y एंड डेल बाई डेल z, और x कंपोनेंट क्या है 2x, y कंपोनेंट है मेरे पास 2y और z कंपोनेंट है 2z - 3। सही है जी। अब अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो i कंपोनेंट क्या निकल के आएगा बता सकते हो, इसका y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव 0 -0 माइनस j कैप, x के रेस्पेक्ट में 0, z के रेस्पेक्ट में 0 प्लस k कैप, x के रेस्पेक्ट में 0 और इसको y के रेस्पेक्ट में 0। इसका मतलब इसका कर्ल 0 आ रहा है। तो आप ये कह सकते हो ये कोई स्टैटिक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, आप इसको अज्यूम कर सकते हो। ठीक है, तो खैर अब आइए, अब अगर सवाल मैं आपसे ये करूं कि भाई ये मेरा मीडियम 1 है नीचे, ठीक है, ये मेरा मीडियम 1 है और ये मेरा मीडियम 2 है। अब अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं,
मीडियम 1 और मीडियम 2 की। यहाँ पे चलो एप्सिलॉन r1 दे देता हूँ, एप्सिलॉन r1 मेरा 2 है और यहाँ पे एप्सिलॉन r2 जो है वो 3 है, ठीक है। अब मुझे बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम 2 वो क्या होगी, मीडियम 2 में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। अगर मुझे ये देखना हो तो मैं कैसे देखूंगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि टेंजेंशियल कंपोनेंट जो रहेगा वो आपका सेम रहेगा इंटरफेस के इस तरफ और इंटरफेस के उस तरफ। जस्ट इंटरफेस से जस्ट नीचे जस्ट ऊपर की बात हो रही है। तो टेंजेंशियल कंपोनेंट तो क्योंकि इंटरफेस XY प्लेन में है तो जो X कंपोनेंट और जो Y कंपोनेंट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का ये रहेगा टेंजेंशियल। तो इंटरफेस के टेंजेंशियल X कंपोनेंट इधर, Y कंपोनेंट इधर, ठीक है। तो इंटरफेस के टेंजेंशियल रहेगा तो दूसरी तरफ भी आपका सेम ही रहेगा, ठीक है। दूसरी तरफ भी यही आ जाएगा 2x i कैप प्लस 2y j कैप। ये तो मेरा सेम ही रहेगा इधर और इधर, ठीक है। बेशक ये वेरिएबल है, x और y के साथ बेशक वेरिएबल वेरी कर रहा है, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो इंटरफेस के इस तरफ रहेगा वही इंटरफेस के ऊपर की तरफ रहेगा। तो ऊपर की तरफ मुझे पता चल गया। अब आइए ये वाले कंपोनेंट की तरफ। अब इस कंपोनेंट को अगर आप ध्यान से देखोगे ये नॉर्मल कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, बट हमें नॉर्मल कंपोनेंट किसका देखना होता है, D का। और यहाँ पे कोई फ्री चार्ज डेंसिटी दे नहीं रखी, तो सबसे पहले हम D1n देखते हैं। D1n बनेगा 2z माइनस 3 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r1 विच इज 2। ये बन गया भाई। तो यही मेरा क्या बन जाएगा, D2n बनेगा। बट जरा रुकिए, जो बाउंड्री कंडीशन आपने लगाई है D में वो z इक्वल टू 0 के जस्ट इधर और इधर देखनी है, और यहां पे तो z वेरी कर रहा है। तो इसका मतलब है मुझे क्या करना होगा, मुझे अब अगर आप मीडियम 1 में ही देखोगे तो मीडियम 1 में अलग अलग z पे अलग अलग वैल्यू है इसकी। तो फिर तो हम बाउंड्री कंडीशन कैसे लगाएं, कौन सी फील्ड पे लगाएं, कौन सी वैल्यू पे लगाएं। तो ऑब्वियसली जो बाउंड्री के जस्ट नीचे है, मतलब इसमें z टेंड्स टू 0 कर दो तो D1n क्या बनेगा, बिल्कुल आप बिल्कुल इसको जस्ट बाउंड्री के नीचे आओ यहां पे, तो D1n की जो वैल्यू बनेगी वो आपके पास आ जाएगी। z की वैल्यू 0 पुट करोगे तो वो बन जाएगी -6 एप्सिलॉन नॉट एट इंटरफेस। इंटरफेस के जस्ट नीचे है, अभी ध्यान देना, ठीक है। तो z टेंड्स टू 0 पे देखा हमने, ठीक है। बिलो इंटरफेस बोलिए ना, z लेस देन 0 आप बोल दो, ठीक है। और z टेंड्स टू 0 भी है अभी, या 0 नेगेटिव बोल दो, एक ही बात है। तो ये मेरे पास D1n आ जाएगा। तो यही मेरा फिर मेरा क्या बनेगा, फिर यही मेरा D2n बनेगा। तो D2n की वैल्यू आ गई मेरे पास। ये जो D2n है जस्ट यहां पे है भाई, इस पॉइंट को समझिए। और यहां से मैं E2n निकाल सकता हूं। फिर कैसे निकालूंगा भाई, इसको डिवाइड कर देता हूं एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r से। तो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r से डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा -6 एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, और इधर का जो एप्सिलॉन r है वो 3 है। तो क्या बन गया दोस्तों, -2 बन गया भाई, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया -2, ध्यान दीजिएगा भाई, ये आ गया -2। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, -2 k कैप। ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बाउंड्री के जस्ट ऊपर है, ये ध्यान देना, क्योंकि ये जो D पे आपने कंडीशन लगाई ना, बाउंड्री के जस्ट ऊपर नीचे लगाई है। आप बोलोगे सर आपने x और y में क्यों नहीं किया ऐसा। x और y में करने की जरूरत नहीं, बिकॉज वो तो टेंजेंशियल है ना यार। आप सोचिए मीडिया इंटरफेस के बिल्कुल टेंजेंशियल है। तो जैसे कि यहां पे अगर मैं x में कुछ पॉइंट आ जाऊं, 2 आगे आ जाऊं, मान लीजिए x में 2 आ गया, तो 2 आ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, वहां पे 4 हो जाएगी। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 4 हो जाएगी और i कैप की तरफ होगी। तो अगर मैं मीडिया इंटरफेस के जस्ट ऊपर आऊंगा तो वहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 4 ही रहेगी और i कैप की तरफ ही रहेगी। इसका मतलब ये भी 4 दिखा रहा है तो ऊपर वाला भी 4 ही तो दिखा रहा है। तो इसलिए टेंजेंशियल कंपोनेंट को देखने की जरूरत नहीं, अपने को जो नॉर्मल कंपोनेंट है ना उसको अपने को समझना है। तो नॉर्मल कंपोनेंट जरा समझिए कि यहां पे अगर वेरिएबल नॉर्मल कंपोनेंट है तो दूसरे मीडियम में नॉर्मल कंपोनेंट क्या बनेगा। तो दूसरे मीडियम में जो नॉर्मल कंपोनेंट है वो ये बनेगा इंटरफेस के जस्ट ऊपर। तो अब बताओ पूरे ऊपर वाले रीजन में अगर आप आओगे तो क्या रहेगा, ऊपर वाले रीजन में आपके पास फिर यही माननी पड़ेगी। पूरे रीजन में अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है तो फिर पूरे रीजन में आप ऊपर जितना भी जाओगे आपको यही नजर आएगा, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे ऊपर वाले जोन में होगी। ध्यान से समझिए, नीचे वाले जोन में z कंपोनेंट वेरिएबल है, ऊपर वाले में z कंपोनेंट वेरिएबल नहीं है, ठीक है। ऊपर वाले मीडियम में z कंपोनेंट मेरा वेरी नहीं कर रहा इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई रीजन नहीं है कि मैं इसको वेरिएबल मानूं। बाउंड्री कंडीशन हमने यहां पे लगाई, उसकी हेल्प से हमारे पास ये आ गया। अब ऊपर अगर आप चलोगे तो यही लेके चलना पड़ेगा अपने को, क्योंकि ऐसा कोई कारण नहीं है मेरे पास जिससे मैं ये मान के चलूं कि भाई ये वेरिएबल होगा। पॉइंट को समझिए भाई मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है।
तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया कि कैसे हम इस चीज को देखेंगे कि बाउंड्री के जस्ट ऊपर और नीचे हम लोग लगाते हैं, ये बाउंड्री कंडीशन जो लगती है वो इस तरह से कुछ लगती है, ठीक है। अब एक और चीज आगे बढ़ते हैं। अगर बाउंड्री कंडीशन आप पोटेंशियल पे लगाओगे तो पोटेंशियल कभी भी अब्रप्टली वेरी नहीं करता। जो पोटेंशियल यहां पे होगा ऑलमोस्ट वही पोटेंशियल यहां पे भी होगा। पोटेंशियल ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है पोजीशन का, एक्स वाई जेड का। क्यों भाई, पोटेंशियल अब्रप्टली क्यों नहीं चेंज हो सकता? उसका कारण है, जरा देखिए क्या कारण है। पोटेंशियल को अगर आपको देखना हो दो मीडिया इंटरफेस के तरफ कि भाई मीडिया इंटरफेस की एक तरफ क्या होगा दूसरी तरफ क्या होगा, जस्ट ऊपर और नीचे इंटरफेस के, तो अगर वो चीज देखनी हो तो उसको अगर आप देखोगे तो आप ये कह सकते हो कि पोटेंशियल विल ऑलवेज बी कॉन्टिन्यूअस। पोटेंशियल मीडिया इंटरफेस के जस्ट नीचे और जस्ट ऊपर सेम ही लेके चलना पड़ेगा आपको। उसका कारण है, आप जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो होती है माइनस ऑफ ग्रेड वी। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखूंगा तो बनेगा माइनस ऑफ डेल वी बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वी बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल वी बाई डेल जेड के कैप। ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। अब अगर पोटेंशियल मेरा सोचिए एक्स के साथ वेरी कर रहा, एक मिनट के लिए मान लेता हूं कि भाई यहां पे कोई इंटरफेस है, ये जो है ये वाई जेड प्लेन में इंटरफेस है, वाई जेड प्लेन, और इधर मेरा एक्स है मान लीजिए, ठीक है। तो अगर मैं एक्स में चल रहा हूं और पोटेंशियल मान लीजिए इस इंटरफेस से पहले आपने ये ले लिया कि 2 वोल्ट था यहां पे, और उसके बाद एकदम से जो है वो 4 वोल्ट हो गया। एकदम ऐसे मान लेता हूं एक मिनट के लिए पोटेंशियल को, कि पोटेंशियल मेरा इंटरफेस के एक तरफ जो है 2 वोल्ट था कांस्टेंट, और उसके बाद 4 वोल्ट हो गया, मान लीजिए एक मिनट के लिए ऐसा है। तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी इस इंटरफेस के ऊपर, तो वो जो आएगी वो बनेगी माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। केवल एक्स कंपोनेंट है तो यही बनेगा। और आप खुद सोचिए एक्स जो पोटेंशियल है वो तो एक्स के साथ अब्रप्टली चेंज हो गया, अब्रप्टली चेंज हो गया, तो यहां पे जो डिफरेंशिएशन जो बनेगा वो तो इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट आंसर देगा। एक माइनस बाहर भी है ना, बिकॉज एक्स में बिल्कुल जीरो वेरिएशन पे आपका जो पोटेंशियल है वो 2 से 4 पे चला गया। इसका मतलब चेंज इन पोटेंशियल तो 2 वोल्ट का आ गया, बट चेंज इन एक्स जो है वो तो जीरो ही है, बिल्कुल जीरो के जस्ट पहले इधर था और जीरो के जस्ट बाद उधर है, जस्ट बाद 4 है, जस्ट पहले 2 है। तो इसका मतलब ये जो है इनफाइनाइट बन गया और माइनस बाहर है, तो माइनस इनफाइनाइट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इंटरफेस पे। ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए कभी भी पोटेंशियल जो है वो स्पेस के साथ अब्रप्टली चेंज नहीं होता। पोटेंशियल ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है स्पेस के साथ। किसी भी इंटरफेस पे देखोगे तो इंटरफेस के जस्ट नीचे और जस्ट ऊपर पोटेंशियल को आपको सेम लेके चलना होगा। ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान देनी है, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट जरा देखिए। अब एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है। कई बार क्या होता है, आपको अभी तक जो हमने सिचुएशन ली है उन सब में हमने जो मीडिया इंटरफेस लिया है वो z इक्वल टू 0 पे ले लिया है। भाई जरूरी तो नहीं है कि z इक्वल टू 0 पे ही मीडिया इंटरफेस हो, ठीक है। मीडिया इंटरफेस तो किसी भी प्लेन पे हो सकता है। जैसे कि देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई ये मेरे पास x है, ये मेरे पास x डायरेक्शन है, ये मेरे पास y डायरेक्शन है, ठीक है, और यहां पे हमने एक इंटरफेस ले रखा है, ठीक है, और इसकी जो रिलेशन है वो है, ये कोई प्लेन है दोस्तों, ठीक है, x या फिर आप ये कह सकते हो -2x प्लस वाई इक्वल टू 2, ठीक है। तो आप देख सकते हो जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी। यहाँ पे y की वैल्यू 2 है, ठीक है। z में वेरी कर रहा है भाई, z में आपका ये 0 से इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी प्लेन है ना ये, ठीक है। तो जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू 2 होगी, और जब x की वैल्यू जब y की वैल्यू 0 होगी तो x की वैल्यू मेरी -1 बनेगी। यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा ना भाई, ठीक है। हाँ अब ठीक है। तो जब y की वैल्यू 0 होगी तो x की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगी। यहाँ पे x की वैल्यू 1 है, ठीक है भाई, यहाँ पे x की वैल्यू 1 है। तो ये मान लीजिए मेरे पास कोई प्लेन है, ठीक है, ये कोई प्लेन है, और ये जो प्लेन है ये आपकी ऐसे है भाई पूरा, मतलब z आपकी तरफ होगा ना, x अगर इधर है y इधर है तो z आपकी तरफ बनेगा। तो ये जो प्लेन है ये आपकी ऐसे प्लेन है, -इन्फिनिटी z में से लेके +इन्फिनिटी z तक। तो एक तरह का ये मीडिया इंटरफेस हो गया। सोचिए इससे नीचे अगर मैं बोलूं तो ये कोई मीडियम 1 है, इधर आपका मैं बोल रहा हूं कि मीडियम 1 है, और ऊपर मैं बोल रहा हूं मीडियम 2 है। मीडियम 1 कुछ भी आप ले सकते हो, डाइलेक्ट्रिक ले लो, कोई भी कंडक्टर ले लो, कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मीडियम 1 है, इधर मेरा मीडियम 2 है।
मीडियम 1 का एप्सिलॉन R1 दे रखा है 2 और मीडियम 2 का एप्सिलॉन R2 दे रखा है मान लीजिए 2.5, ठीक है। और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है मीडियम 1 में, और वो है आपके पास 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है भाई मीडियम 1 में। आपसे पूछा है बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम 2 की क्या होगी। अच्छा, हम ये सारे मीडियम को होमोजीनियस आइसोट्रोपिक लेके चल रहे हैं, ये ध्यान देना भाई। होमोजीनियस आइसोट्रोपिक लोगे तभी वो डी और ई की जो रिलेशन है वो वैलिड रहेगी, ठीक है। आपको E2 बताना है कि मीडियम 2 में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब ऐसे सवाल को कैसे करोगे, हमें कैसे पता चले कि इस मीडियम के इस इंटरफेस के टेंजेंशियल कंपोनेंट इसका क्या है और नॉर्मल कंपोनेंट क्या है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको वेक्टर्स हेल्प करेंगे। अगर मेरे पास इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन आ जाए, एन कैप डायरेक्शन आ जाए तो मजे आ जाए। अगर इस प्लेन के परपेंडिकुलर में डायरेक्शन निकाल लूं तो मजे आ जाए। कैसे, और परपेंडिकुलर निकालोगे कैसे इसके। आपको सरफेस की इक्वेशन दे रखी है, जो ये प्लेन है इंटरफेस वाली, इसकी इक्वेशन आपको दे रखी है। मैं इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन निकालना चाह रहा हूं। अब ये कैसे कैलकुलेट करोगे दोस्तों, इसको कैलकुलेट करने का एक तरीका है और वो है ग्रेडियंट से। आपको याद होगा ग्रेडियंट, किसी भी आप स्केलर फील्ड का ग्रेडियंट लेते हो, जैसे मान लीजिए कोई स्केलर फील्ड है, उसका अगर ग्रेडियंट लेते हो तो वो एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, और इसकी जो डायरेक्शन होती है, अगर मैं ग्रेडियंट ऑफ एफ जो बनेगा, जो वेक्टर बनेगा, उसको डिवाइड कर दूं इसके मैग्नीट्यूड से, ग्रेडियंट ऑफ एफ के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं, तो ऑब्वियसली जो भी ये वेक्टर है इसकी डायरेक्शन आ जाएगी। और ये डायरेक्शन कौन सी आएगी, ये आएगी परपेंडिकुलर टू एफ सरफेस, ठीक है, परपेंडिकुलर टू एफ सरफेस। इसका मतलब क्या है, मतलब आपको पता चल जाएगा कि इसकी जो डायरेक्शन बनेगी वो डायरेक्शन बनेगी जिस डायरेक्शन में एफ जो है वो मैक्सिमम रेट से बदल रहा है, वो डायरेक्शन आएगी। और वो डायरेक्शन कौन सी होती है, वो डायरेक्शन होती है सरफेस के परपेंडिकुलर। जिस सरफेस पे आपको एफ दे रखा है, जो स्केलर फील्ड है वो डिफाइन है किसी पर्टिकुलर सरफेस पे, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन आएगी ये, ठीक है। तो आप इस चीज को समझिए भाई। तो ग्रेडियंट से आप क्या कर सकते हो, ग्रेडियंट से आप परपेंडिकुलर डायरेक्शन निकाल सकते हो। जैसे कि देखिए, अगर मैं बोलूं कि भाई मुझे इस सरफेस का ग्रेडियंट बताओ, इस सरफेस का ग्रेडियंट बताओ, तो इसका ग्रेडियंट ले लेते हैं पहले। इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लोगे तो क्या बन जाएगा 2i कैप, फिर y के रिस्पेक्ट में करोगे तो j कैप, ये बनेगा मेरे पास, ये इसका ग्रेडियंट बनेगा। इसको ग्रेडियंट ले लो ना, इस इक्वेशन का ग्रेडियंट स्केलर फंक्शन है ये, ठीक है, तो आप इसका ग्रेडियंट ले सकते हो। अब इसको डिवाइड कर दो इसके मैग्नीट्यूड से, तो ये क्या बन गया, ये मेरे पास n कैप डायरेक्शन आ गई है दोस्तों, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन आ गई है, ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन आ गई है। बड़ा आसान है, इसका पहले ग्रेडियंट ले लो और फिर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, आपके पास क्या आ जाएगी, परपेंडिकुलर डायरेक्शन आ जाएगी। बहुत ही सिंपल है, इस तरह से आप इसको निकाल सकते हो। अब सुनिए, चलो ये डायरेक्शन तो आ गई, अब आगे कैसे करें। आगे बहुत आसान है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मुझे सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट निकालने हैं, एक E1n निकालना है और एक E1t निकालना है। एक नॉर्मल कंपोनेंट निकालना है और एक टेंजेंशियल कंपोनेंट निकालना है। ये दो कंपोनेंट मुझे कैलकुलेट करने हैं दोस्तों। अब मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा इनको मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, ये सवाल है। तो इसको आप कैसे देखोगे, जरा देखिए। अगर मुझे कैलकुलेट करने हो तो इनको आप कैसे कैलकुलेट करोगे, उसको जरा समझते हैं। तो सबसे पहले E1n देखते हैं। अगर मैं E1n की बात करूं, नॉर्मल कंपोनेंट जो आएगा, तो पहले एक काम करते हैं, E1 का डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं n कैप के साथ। ये क्या बन गया बताओ जरा, ये तो प्रोजेक्शन ऑफ E1 आ गया इन द डायरेक्शन ऑफ n कैप। n कैप की डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में इसका प्रोजेक्शन आ गया, इससे तो मैग्नीट्यूड निकल आएगा। मुझे वेक्टर प्रोजेक्शन चाहिए भाई, मुझे वेक्टर चाहिए ना ये, तो इसके साथ एक और n कैप लगा दो। ये जो वेक्टर प्रोजेक्ट, ये जो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर है E का, ये तो मैग्नीट्यूड है, तो लेंथ आएगी भाई, इसका कितना कंपोनेंट n कैप की तरफ है, ये आ जाएगा। अब उसके साथ डायरेक्शन और अटैच कर दो भाई, तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का नॉर्मल कंपोनेंट आ जाएगा। और फिर अगर एक बार नॉर्मल कंपोनेंट आ गया तो टेंजेंशियल कंपोनेंट निकालना बहुत आसान है। कैसे, आप टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें से E1n माइनस कर दो, आपके पास टेंजेंशियल कंपोनेंट आ जाएगा। बहुत आसान है ये, ठीक है। तो आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो। तो सबसे पहले ये वाला कैलकुलेट करते हैं कि नॉर्मल कंपोनेंट जो है वो क्या निकल के आएगा। E1 डॉट n कैप कर रहा हूं मैं, तो E1 की वैल्यू है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। ये सारी चीज वेक्टर कैलकुलस में समझाई हुई है भाई मैंने,
इसको डॉट कर देता हूं एन कैप के साथ, और एन कैप क्या है मेरे पास, वो है 2i कैप प्लस जे कैप अपॉन √5। ठीक है, इसके साथ डॉट ले लेता हूं पहले, तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका 2 × 4/√5 बनेगा एक, और एक क्या बनेगा, जे कैप को जे कैप के साथ करेंगे तो 3/√5 बन जाएगा। एक बार जरा देख लीजिएगा, 4/√5 एंड 3/√5, तो ये बन जाएगा 7/√5, 7/√5, ये बन जाएगा E डॉट एन कैप। तो अब यहां पे जो नॉर्मल कंपोनेंट निकल के आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो बनेगा, जो मैग्नीट्यूड है 7/√5 इनटू में डायरेक्शन एन कैप, और डायरेक्शन क्या बनेगी, वो बनेगी 2i कैप प्लस जे कैप बाई √5। तो यहां से अगर आप सोल्व करोगे तो ये बन जाएगा 7/5, ये मेरे पास बाहर आ गया 7/5 2i कैप प्लस जे कैप। ये मेरे पास क्या आ गया, नॉर्मल कंपोनेंट आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो बहुत आसान है भाई, अब टेंजेंशियल कंपोनेंट भी निकाल लेते हैं। E1t वो आएगा 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ली है ये, उसमें से माइनस कर दो 7/5 2i कैप प्लस जे कैप, ये माइनस कर दो, तो आपके पास टेंजेंशियल कंपोनेंट आ जाएगा। तो क्या बनेगा बताओ, i कैप कंपोनेंट क्या बनेगा, जरा देखिए, ये बनेगा 2 माइनस 14/5 i कैप, और जे कैप में बताइए 3 माइनस 7/5 जे कैप। ठीक है भाई, यहां से 3 है और यहां पे 7/5 है, एंड माइनस 4k कैप। ये मेरे पास क्या बन गया, टेंजेंशियल कंपोनेंट आ गया। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेता हूं, तो ये बन जाएगा माइनस 4/5 i कैप, एंड ये बन जाएगा प्लस 15 माइनस 7 करोगे तो 8/5 जे कैप माइनस 4k कैप। ये मेरे पास क्या आ गया, टेंजेंशियल कंपोनेंट आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का, और ये मेरे पास नॉर्मल कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का ऊपर वाला। अब सुनिए, अब अगर मुझे E2 निकालना है तो सबसे पहले E2 टेंजेंशियल निकालेंगे, और E2 टेंजेंशियल जो है वो E1 टेंजेंशियल के ही बराबर होगा, ये आप जानते हो सब लोग, क्योंकि स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई। तो ये दोनों बराबर होंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ बताओ जरा, इसका मतलब ये हुआ कि जो ये वाला कंपोनेंट है यूं का यूं बाहर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस 0.8 i कैप प्लस 1.6 जे कैप माइनस 4k कैप। ये मैंने यूं का यूं लिख दिया भाई, इसको 0.8 लिख दिया, इसको 1.3 लिख दिया। ठीक है, 8/5 करोगे तो 1.3 आएगा भाई, 1.6 आएगा, माफ कीजिएगा। ठीक है ना, क्योंकि 8 से 5 को डिवाइड करोगे तो 30 और 5 6, ठीक लिखा है भाई। एक बार जरा कैलकुलेशन जरूर चेक कर लेना भाई, मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक होती रहती है, उसके लिए मुझे माफ करें। ये आ गया भाई मेरे पास टेंजेंशियल कंपोनेंट मीडियम 2 में। अब आइए E2 नॉर्मल, E2 नॉर्मल पहले निकालते हैं। उसके लिए सबसे पहले D1n निकालना पड़ेगा। D1n D2n दोनों बराबर होंगे, क्योंकि फ्री चार्ज नहीं लगा हुआ यहाँ पे कोई भी। और वो क्या आएगा बताओ जरा, D1n और D2n, तो वो E1n से आ जाएगा। इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं ε0 εr1 से, तो बन जाएगा 7 ε0 εr कितना है, 2 है मीडियम 1 का, और डिवाइड बाई 5 इंटू 2i कैप प्लस जे कैप। होमोजीनियस आइसोट्रोपिक मीडियम है तो ये लिख सकता हूं भाई मैं D1n को, और यही मेरा D2n बन जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूं फिर ε0 εr2 विच इज 2.5 इंटू E2n। आप इसको इस तरह से लिख सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो यहां से जब आप इसको नीचे लेके आओगे, ये ε0 से ε0 कट गया, E2n की वैल्यू आ जाएगी। तो E2n विल बी इक्वल टू कितना आएगा बताओ जरा, ये आपका 2.5 नीचे आ जाएगा ना, 2.5 को 5/2 लिख दो तो ऊपर 4, 28/25, और ये बन जाएगा आपका 2i कैप प्लस जे कैप। एक बार चेक कर लो भाई सही लिखा है क्या, E2n आ जाएगा हमारे पास इस तरह से। तो ये 5/2 है ना, तो 5 नीचे आ गया, 2 ऊपर आ गया, तो 2 नीचे 7 और 4 आ जाएगा ना, 28 डिवाइड बाई 25, मेरे ख्याल से ठीक है भाई। ये बन जाएगा E2n। तो हमारे पास E2n आ गया, हमारे पास E2t आ गया, दोनों को जोड़ दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, E2 आ जाएगा, E2n प्लस E2t। तो इस तरह से यहां पे सोल्व करोगे। तो ये बहुत प्यारा केस था, इसमें आपने सिंपल इंटरफेस नहीं ले रखा, मतलब इंटरफेस तो प्लेन ही है, बट आपने थोड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से इसको ऐसे लिया हुआ है। मतलब थोड़ा पहले आप सिंपल z को ले रहे थे, z इक्वल टू 0 को, अब आपने थोड़ा सा इसको इस तरह से कर दिया। तो यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा मैथ्स अप्लाई करना आना चाहिए कि ऐसी सिचुएशन में हम कैसे देखेंगे। दिक्कत कब आएगी, दिक्कत तब आएगी आपको जब ये टेढ़ा मेढ़ा हो जाए इंटरफेस। जरा देखिए कैसे,
क्योंकि प्रैक्टिकली इतने प्लेन सरफेसेस जो होते हैं वो अचीव करना बड़ा मुश्किल है एज इंटरफेस। ठीक है, जरा देखिए, देखिएगा, सोचिए अगर मेरे पास इंटरफेस कुछ इस तरह का आ जाए, टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है, फिर दिक्कत है, फिर आपके पास कोई इक्वेशन नहीं है। और अगर आपको यहां पे कोई किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर दे दी जाए तो फिर वहां पे आपको नॉर्मल कंपोनेंट एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट निकालने होंगे फिर उसी पॉइंट पे, और उस पॉइंट पे आप निकाल सकते हो अगर आपको इसकी इक्वेशन दे रखी है तो। भाई इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है कि किस तरफ है, ठीक है, आपको मीडियम 1 नीचे दे रखा है और आपको मीडियम 2 ऊपर दे रखा है। तो यहां पे कैसे करोगे भाई, आपको यहां पे अगेन नॉर्मल कंपोनेंट निकालना होगा कि नॉर्मल कंपोनेंट क्या है। तो अगेन ग्रेडियंट से इस पॉइंट पे ले लो ना ग्रेडियंट, और इस पॉइंट पे नॉर्मल डायरेक्शन निकाल लो, आ जाएगी, कोई बात नहीं। इसकी इक्वेशन अगर दे रखी है सरफेस की तो आप ऐसा कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। तो लेकिन एक दिक्कत है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग आएगी, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग आएगी, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग आएगी, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग आएगी। बेशक इस मीडियम में हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही क्यों ना हो, हर जगह यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों ना हो, इस मीडियम में, इस मीडियम में बेशक इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी, बट ऊपर वाले मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं रहेगी, ठीक है। पॉइंट को समझिए, अलग अलग जगह पे अलग अलग बाउंड्री कंडीशंस लगेंगी, अलग अलग जगह पे अलग अलग नॉर्मल कंपोनेंट होगा, तो उससे ये पॉसिबिलिटी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो चेंज हो जाए, ठीक है, वो चेंज हो जाए, ये पॉसिबिलिटी है। और डायरेक्शन भी आपकी बदल जाएंगी, टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मीडिया इंटरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बेंड करने का काम करता है। अब अगर मीडिया इंटरफेस से हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बेंड अगर कर सकते हैं तो इसका मतलब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को गाइड कर सकते हैं, हम कोई काइंड ऑफ लेंसेज बना सकते हैं जिसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम गाइड कर दें। जैसे आपके लेंस होते हैं ना, आपने देखा होगा बहुत सारे लेंस ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रिक लाइट को बेंड कर देते हैं, ठीक है। ऐसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बेंड कर सकते हो मीडिया इंटरफेस की हेल्प से, और इसकी बड़ी खासी एप्लीकेशन है, इसकी बड़े इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन हमारे पास होते हैं। तो अगली क्लास में इसकी हम एप्लीकेशन देखेंगे कि कैसे हम यूजिंग दिस बाउंड्री कंडीशंस हम ऐसे नई नई चीजों को बना सकते हैं जिनसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बेंड कर सकें। तो मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। आज के एपिसोड में इतना ही करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू।